हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। देखिए, हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स का जो रिवीजन सीरीज चल रहा था, थर्मोडायनेमिक्स के रिवीजन सीरीज में यूनिट नंबर जो 4 है क्वांटम स्टैटिस्टिकल, उसका हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। अभी एक टॉपिक बाकी था उसका और एक दो छोटे क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वो स्टार्ट करते हैं। और मेरे हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं 2-4 दिन से रिकॉर्डिंग कर नहीं पाया था, आज स्टार्ट कर रहे हैं वापस से हम लोग। तो देखिए यूनिट नंबर 4, उसके ऊपर दो लेक्चर में पहले अपलोड कर चुका हूँ। ये लास्ट लेक्चर है यूनिट नंबर 4 के ऊपर। तो यूनिट नंबर 4 का लास्ट लेक्चर देखिए क्या है। यूनिट नंबर 4 पे लास्ट लेक्चर, एक मैंने बोला था कि एक ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन का एक टॉपिक है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन का टॉपिक। अब ये ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन का टॉपिक किस वे में है, क्या है इसका, इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए भैया, मैं प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स है उनकी हेल्प से ये ऑर्थो पैरा वाला टॉपिक करवा रहा हूँ। किसी के पास प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स नहीं हो तो मुझे बोल देना, आई विल ट्राई टू सेंड यू। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर है, तो और भी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलिए। और यूनिट नंबर 4 से अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बता दूंगा। वैसे तो मैंने सब कुछ करवा दिया है इसमें से ऑलमोस्ट। देखो, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन का जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं। ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन क्या है, व्हाट इज ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। वैसे तो ये वाला जो टॉपिक है, ये जैसे काफ़ी 2-3 सालों में तो वैसे नहीं पूछा गया है। एक छोटा क्वेश्चन आया है इसके ऊपर, तो पर हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन क्या है समझिए। ये एक तरीके से बड़े क्वेश्चंस में लास्ट टॉपिक है। हमने और न्यूक्लियर, ये जो यूनिट नंबर 4 है, इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। तो ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक में जो पढ़ाने वाला हूँ, बड़ा टॉपिक क्या है समझना इस बात को। देखो, ये है कि एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम, एक दूसरा हाइड्रोजन एटम है। जब ये दोनों साथ में अटैच होकर बॉन्ड बना के जब एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक अणु का निर्माण करते हैं, तो क्या होता है, तो ये होता है कि देखो, इसके पास में क्या, हाइड्रोजन के पास में न्यूक्लियस है ना, और मतलब एक इलेक्ट्रॉन है और एक अंदर क्या है, एक प्रोटॉन है। यही होता है ना, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। सेम इसके पास में भी क्या है, अंदर क्या है, एक प्रोटॉन है और बाहर ऑर्बिट में क्या, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जब ये बॉन्ड बनाते हैं दोनों हाइड्रोजन, तो एक सिचुएशन क्रिएट होती है। ऐसा है कि जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जिस तरीके से एक स्पिन होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन का स्पिन हम लोग बोलते हैं 1/2 होता है या -1/2 होता है, आधा होता है ना। 2 सिचुएशन बनाते हैं ना कि पॉजिटिव हाफ भी हो सकता है, नेगेटिव हाफ भी हो सकता है। तो सेम वे में जो न्यूट्रॉन्स है और प्रोटॉन्स है ना, उनके भी स्पिन इस तरीके से हो सकते हैं, पॉसिबल है। ठीक है ना, प्लस हाफ और माइनस हाफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के भी स्पिन होते हैं। अब सुनिए, अब जब ये दोनों बॉन्ड बना के एक H2 बना देते हैं, मतलब हाइड्रोजन एटम मिलके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जब बनता है, तब इनके जो प्रोटॉन्स हैं, इन प्रोटॉन्स का स्पिन अलग अलग तरीके से हो सकता है। कैसे कि जैसे मान लो कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा है, तो एक सिचुएशन तो ऐसे हो सकती है कि इसका जो स्पिन है ना 1/2 हो और इसका भी स्पिन कैसा हो, 1/2, मतलब पैरेलल हो। कैसे हो, पैरेलल। एक ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि इसका 1/2 हो माइनस का, और इसका कैसा हो, -1/2 हो। ऐसा भी सिचुएशन बन सकता है, राइट। एक ऐसा हो सकता है कि इसका 1/2 हो और इसका कैसा हो, -1/2। ऐसी भी सिचुएशन बन सकती है। और इस सिचुएशन के बेस्ड और तरीके होते हैं इनमें। ये क्या है, स्टेट को शो करता कि अवस्था कैसी है इनकी, प्लस हाफ में या माइनस। तो उसके बेस इसकी 2 कंडीशन बन सकती है, अभी मैं बताऊंगा। तो हो क्या रहा है, हो ऐसे रहा है कि जब हम लोग हाइड्रोजन एटम से जब मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो मॉलिक्यूल बनाते टाइम जो प्रोटॉन का स्पिन है, वो स्पिन अलग अलग तरीके से सेट हो सकता है, अलग अलग टाइप का कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है।
और उस कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे टोटल 4 टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं H2 के। H2 जो एटम है उसके 4 टाइप के आइसोमर बनते हैं, आइसोमर को बोलते हैं समावेग, है ना। मतलब इनकी एनर्जी तो सेम ही होगी, जैसे H2 के 4, जैसे मान लो दोनों के स्पिन बराबर सेम टाइप तरफ है, तब भी एनर्जी जितनी मान लो 2 जूल है, H2 की एनर्जी कितनी है 2 जूल। इस कंडीशन में भी 2 जूल रहेगी, इस कंडीशन में भी 2 जूल रहेगी, और ऐसे 4 कंडीशन बनती है। चारों कंडीशन में हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल बना उसकी एनर्जी कितनी रहेगी, सेम रहेगी, 2 जूल ही रहेगी। मतलब एनर्जी चारों सिचुएशन में किसी भी तरीके से बने, स्पिन किसी भी तरीके से ओरिएंटेड हो, एनर्जी रहेगी सेम, बट कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग टाइप का हो गया ना। तो 4 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन हो गया बट एनर्जी सेम रहेगी। तो 4 तरीके से सेम एनर्जी पे रह सकता है। दोनों के स्पिन सेम ऐसे भी हो सकती है, दोनों के स्पिन ऐसे भी हो सकते हैं, एक का स्पिन ऐसे, एक का स्पिन डाउन, एक इसका अप इसका डाउन। उस सिचुएशन को मिला के टोटल 4 बनाते हैं हम लोग। तो इस तरीके के 4 चीजें बन सकती है, 4 कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, लेकिन एनर्जी क्या है, एक है। तो इसको बोलते हैं डीजेनरेसी। मतलब एक ही एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर सेम हो, सेम एनर्जी लेवल पर अगर अलग अलग तरीके से हम लोग सेट हो सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, तो उसको बोलते हैं अपभ्रष्टता। क्या बोलते हैं, डीजेनरेसी। मतलब जैसे ये 4 तरीके से सेट हो सकता है तो इसको बोलते हैं 4 डीजेनरेट है। मतलब इसकी अपभ्रष्टता कितनी है, 4 है। मतलब सेम एनर्जी लेवल रखेगा तब भी उस एनर्जी लेवल पर भी ये 4 तरीके से कॉन्फ़िगरेशन अभिविन्यास बना सकता है। गॉट इट माय पॉइंट। तो इस चीज को नोटिस करना, ये चीज है सारा इसका। तो ये जब मॉलिक्यूल बनाता है तो ये 4 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन बना सकता है। और 4 टाइप में हम 2 कैटेगरी में डिवाइड, 3 को एक ले लेते हैं, एक को अलग कर देते हैं, ठीक है। 3 वाले को एक सेट को ऑर्थो बोलते हैं, एक को बोलते हैं पैरा। ये सिंपल सा सिस्टम है। तो देखो क्या सिस्टम है, इसमें ये कुछ लिखा हुआ प्रीवियस इसी क्वेश्चन पेपर से ये रीड कर सकते हो। इसमें मैं अभी एक टेबल शो करूंगा, उसका इंपॉर्टेंस है। तो देखो क्या है, मैं इसको, ये जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको सोच के आप लिख सकते हैं। बाकी अभी मैं टेबल में बताऊंगा तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो क्या हुआ, अपने पास में क्या है कि 1/2 हो सकता है, 1/2 हो सकता है। तो इसमें 4 सिचुएशन बनती है, समझना इस बात को। ऐसा जैसे एक, जैसे मान लो प्लस हाफ को मैं शो कर रहा हूं थीटा स्टेट से। कैसे, थीटा स्टेट, मतलब बता दिया थीटा बोल रहा हूं, मतलब मैं प्लस हाफ बोल रहा हूं। मैं 5 बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं माइनस हाफ बोल रहा हूं। एक मैंने सिचुएशन बता दी, ठीक है। अपने पास में 2 मॉलिक्यूल है H, इसको फर्स्ट बोल लो, इसका सेकंड बोल लो। अब ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि इसका भी थीटा वाला हो, इसका भी प्लस हाफ हो, इसका भी प्लस हाफ हो, दोनों का प्लस हाफ हो सकता है। मतलब इसका भी थीटा हो, फर्स्ट का भी थीटा हो और सेकंड का भी कैसा हो, थीटा हो। तो एक स्टेट को, एक फलन को, जो इसका फलन बनेगा मैथमेटिकल, जो इक्वेशंस में सेट करेंगे तो इसका जो तरंग फलन बनता है, फंक्शन बनता है मैथमेटिकल, वो ऐसे बनता है, वेव फंक्शन। तो दोनों का प्लस, इसका थीटा थीटा मतलब दोनों का प्लस हाफ है, दोनों का माइनस हाफ है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ 5 फर्स्ट का भी और 5 सेकंड का, ये ऐसे बन गया। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 2 गए। थर्ड में क्या करते हैं, थर्ड में इस तरीके से कि हो सकता है कि 5 का 1 हो, मतलब सॉरी पहले का 5 हो मतलब माइनस हाफ हो, और दूसरे का कैसा हो, दूसरे का थीटा, या इसको देखो इस तरीके से लिखा गया, पहले का प्लस हाफ हो सकता है और दूसरे का माइनस हाफ हो सकता है। तो ये प्लस हाफ हो सकता है पहले का, दूसरे का माइनस हाफ, ठीक है। या फिर पहले का क्या हो सकता है, पहले का ये हो सकता है, पहले का ये हो सकता है और दूसरे का ये हो सकता है। मतलब दूसरे का थीटा वाला हो सकता है दूसरे का, और पहले का क्या हो सकता है, पहले का ये हो सकता है 5 वाला, ऐसे। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है ये। एक थर्ड जो स्टेट बताया, थर्ड वेव फंक्शन बताया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, कि इसका प्लस हाफ हो गया, इसका माइनस हाफ हो गया, या इसका माइनस हाफ, इसका प्लस हाफ, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये एक और बन गया। और इसी का एक दूसरा फॉर्मेट, कि ये ऐड भी हो सकते हैं और ये सबट्रैक्ट भी हो सकते हैं। इस तरीके से मिला के अपने पास में टोटल 4 अवस्थाएं मिल गई, 4 वेव फंक्शन मिल गए। 4 क्या मिल गए, देयर आर 4 वेव फंक्शंस करेस्पॉन्डिंग टू दिस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। चारों कंडीशन में, मतलब हो सकता है कि हाइड्रोजन जो एटम बन रहा हो उसमें
ये कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई सा एटम नहीं, सॉरी मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में चारों में से कोई सी भी कंडीशन हो सकती है और चारों टाइम पे एनर्जी सेम रहेगी। अब एनर्जी तो सेम है लेकिन 4 तरीके से सेट हो सकता है, इसका मतलब इसको बोलते हैं 4 इसकी डीजनरेशन। दिस इज 4 डीजनरेट, मतलब 4 इसकी क्या है, क्या बोलते हैं इसको, अपभ्रष्टता, इसको बोलते हैं अपभ्रष्टता। तो इसकी 4 भ्रष्टता है, ठीक है। अब ये जो 3, ये वाले जो 3 है ना, ये 3 वेव फंक्शन ये सम्मित होते हैं, सिमेट्रिक है ये कैसे है, सिमेट्रिक है, सम्मित है। और ये जो है एक ये असम्मित है, असममित, एसिमेट्रिक, ठीक है ना। इन तीनों से मिलके ये जो सिमेट्रिक वाला सेट बनता है ना, इसको तो बोलते हैं ऑर्थो। दिस इज ऑर्थो हाइड्रोजन। अब ऑर्थो क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं है, बस इसको बोल दिया ऑर्थो कि इस टाइप का अगर बनाता है इसका मतलब वो ऑर्थो वाली सिचुएशन में है, वो ऑर्थो वाला कॉन्फ़िगरेशन है उसका। और ये अगर है तो इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोजन। तो एक हो गया ऑर्थो हाइड्रोजन, एक हो गया पैरा हाइड्रोजन। तो क्या हुआ, सिंपल सी बात ऐसी है कि जब हाइड्रोजन एटम मिलकर जब मॉलिक्यूल बनाते हैं तो मॉलिक्यूल में जब उनका तरंग फलन अगर सम्मित है, तरंग फलन वेव फंक्शन सिमेट्रिक है, तो उसको हम लोग ऑर्थो बोलते हैं, और एसिमेट्रिक है, असम्मित है, तो उसको हम लोग पैरा बोलते हैं। जस्ट सिंपल, बिल्कुल रो है ये, क्लियर है। अब इसमें डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती है। देखो इतनी बात क्लियर है क्या? 3 तरीके से तो ऐसे बना सकता है, ये सम्मित होता है, सिमेट्रिक होता है, और ये एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है, असम्मित वेव फंक्शन होता है, इसको एसिमेट्रिक बोलते हैं। ये एक टाइप का, इसको पैरा बोलेंगे, इसको ऑर्थो बोलेंगे। क्लियर? यहां तक का मामला सेट है। आगे देखिए, ये 3 एक तरफ हो गए और ये 3, ये ऑर्थो का सीन हो गया यहाँ पे। दिस इज ऑर्थो, दिस इज पैरा, राइट। क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर? सम्मित मिलता है, सिमेट्रिक तो ऑर्थो, ये एसिमेट्रिक में पैरा, ठीक है। अब इसमें और भी कंडीशंस होती है, और भी बातें होती है इनके बारे में, जिसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस सिचुएशन के बारे में जनरली इस सिचुएशन के बारे में ऐसे बोला जाता है कि क्या ऐसा है कि इसका स्पिन हाफ है, दूसरे का स्पिन है हाफ, तो दोनों मिलके स्पिन कैसे होंगे? जैसे मैं एक टेबल की हेल्प से बता देता हूँ अब इन सारी चीज़ों को। हम लोग इनका कंपैरिजन कर रहे हैं, हम लोग ऑर्थो और पैरा का कंपैरिजन कर रहे हैं, और कंपैरिजन में हम लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर आपको कंपैरिजन नहीं पूछा जाए, ओनली इन्फॉर्मेशन या इसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाए, तो जैसे ऑर्थो के लिए पूछा जाए तो ऑर्थो के सारे पॉइंट्स एक जगह लिख सकते हो, इसके भी सारे पॉइंट्स एक जगह लिख सकते हो। इस टेबल में काफ़ी सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको सारे याद नहीं रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट जो ध्यान में रख सकते हो। एक तो ऐसा है कि जैसे हमने बोला क्या कि इसका जो तरंग फलन है ऑर्थो में जो तरंग फलन होते हैं वो कैसे होते हैं? सम्मित होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। और इसमें कैसे होते हैं? एंटी सिमेट्रिक होते हैं। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सम्मित है, सिमेट्रिक है, और ये एंटी सिमेट्रिक है, असम्मित है, ये असम्मित है, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक है, ये एसिमेट्रिक बोल लो आप इसको, एंटी सिमेट्रिक। और ये कैसा है? सिमेट्रिक है, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक नहीं, एसिमेट्रिक बोल लेना इसको। ये चक्रण अवस्था बोला गया है, क्वांटम स्टेट बोला, स्पिन स्टेट बोला गया, ये भी सम्मित बोला गया है, और ये प्रतिसम्मित बोला गया है। इसका मतलब एक तरीके से पैरेलल और एंटी पैरेलल है। आप यहाँ पे पैरेलल और एंटी पैरेलल से आप समझ सकते हो। दूसरी चीज, जब मैंने ऑर्थो का बताया तो मैंने बोला कि ऑर्थो में कैसे 3 सिचुएशन बनती है ना। 3 सिचुएशन किस में बनती है? ऑर्थो वाली कंडीशन, जब 3 सिचुएशन बनती है वो ऑर्थो वाली होती है, एक सिचुएशन जो होती है लास्ट वाली वो पैरा वाली होती है, ठीक होती है ना, यही है। तो इसमें ये ऑर्थो वाली सिचुएशन में क्या होता है, दोनों जो हाइड्रोजन एटम है ना, उनका स्पिन कैसा होता है? स्पिन सेम हो रहा है, एक तरीके से स्पिन कैसा हो रहा है? सेम हो रहा है। तो देखो बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, अभी थोड़ा ध्यान रख सकते हो इतना जितना हम लोग बात करें। तो इसमें देखो दोनों का जो स्पिन होता है वो समांतर होता है, मतलब पैरेलल होता है। इनका इसमें जो स्पिन होता है वो एंटी पैरेलल है, प्रति समांतर है। ये इतना ध्यान रख सकते हो, ठीक है।
तो ऑर्थो वाली कंडीशन में जो सममित तरंग फलन मिलता है उस टाइम पर कैसा होता है, आपका जो डायरेक्शन होती है समांतर होती है, इसकी प्रति समांतर होती है। देखो इसके लिए एक अलग से पॉइंट और बना दिया गया है, यहाँ पर बोला गया होगा कहीं ना कहीं, देखो जरा प्रोटॉन चक्रण, मतलब प्रोटॉन की बात करें ना, प्रोटॉन वाले स्पिन की बात करें तो इसमें पैरेलल है, इसमें एंटी पैरेलल है, तो एक पॉइंट एक्स्ट्रा और जनरेट कर दिया, वहाँ पे वो डायग्राम भी बना सकते हो, एक पॉइंट में आप डायग्राम बना सकते हो। ये आपको ध्यान नहीं रख सकता, इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये डायग्राम ध्यान रखिएगा, बिल्कुल। पैरेलल एंटी पैरेलल वाला ध्यान रहेगा, बिल्कुल। इसके अलावा ये सिमेट्रिक वाले ध्यान रहेंगे। चलो आगे चलते हैं। देखो एक और बात बताता हूँ, इसमें क्या है, जैसे मैंने ये बताया कि एनर्जी जो होती है चारों सिचुएशन, ऑर्थो की हो या पैरा की, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया तो उसकी एनर्जी चारों सिचुएशन में, चारों कॉन्फ़िगरेशन में सेम ही रहेगी। तो वो जो एनर्जी का फॉर्मूला है, वो एनर्जी का फॉर्मूला जो है इस तरीके से दिया जाता है, ये एनर्जी का फॉर्मूला है। तो चारों सिचुएशन में कैसा रहता है, ये सेम ही रहता है। इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, इसलिए दोनों में लिखा हुआ नहीं है, दोनों के लिए सेम ही होता है। ये रोटेशन जब करते हैं मॉलिक्यूल तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, तो रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, राइट। इसका ये एक फॉर्मूला और गिवन है यहाँ पे, जिसको समवितरण फलन बोलते हैं, पार्टीशन फंक्शन बोलते हैं। तो इसके लिए ये होता है और इसके लिए पैरा के लिए ये होता है, ये याद रख सकते हो, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें पता है ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, इसमें बस माइनस है यहाँ पे या इसमें प्लस है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे पता है कि ये एक ही सिचुएशन बनती है, इसमें तीन सिचुएशन में तीन कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, तो यहाँ पे 3 लगाया हुआ है, इसमें 1 लगाया हुआ है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। एक चीज और सुनना, ऐसा है कि एक होता है जिसको बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम, चक्रण कोणीय संवेग। जैसे कोई भी मोशन करता है तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम जनरेट होता है, अगर रोटेशनल मोशन कर रहा है तो घूर्णन गति कर रहा है तो उसके लिए घूर्णन कोणीय संवेग उत्पन्न होगा, है ना। तो कोणीय संवेग का जो मान है, जो वैल्यू है, वो कुछ इस तरीके से दिया जाता है। आप 2j+1 भी लिख सकते हो, इसको 2i+1 भी लिखा जाता है कई जगह पे, या कई जगह पे 2s+1 भी लिखा जाता है, ठीक है ना। और ये जो i या s या जो भी है ना, ये क्या है, स्पिन को शो कर रहा है, क्या है, स्पिन को शो कर रहा है। अब देखना, बात को सुनना। हम लोग ऑर्थो वाला सिस्टम ले रहे हैं, ऑर्थो वाला। ऑर्थो को हमेशा दिमाग में ध्यान ये लेके चलो कि दोनों के स्पिन जो है ना वो सेम होंगे। एक सिचुएशन में जाके थोड़ा डिफरेंट भी हो जाता है, लेकिन अभी ध्यान रखने के लिए, एग्जाम के लिए अभी इतना ध्यान रख लो। ऑर्थो वाली सिचुएशन में, मतलब ऑर्थो ये है, ऑर्थो वाली सिचुएशन में क्या है, स्पिन दोनों का सेम तरफ है, तो इसका भी हाफ, इसका भी हाफ, दोनों कितने हो गए, हाफ प्लस हाफ कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसका जो आई है एक तरीके से कितना होगा, 1 होगा, और इसका आई क्या होगा, इसका जैसे इसमें क्या होगा, हाफ होगा, और इसमें क्या होगा, माइनस हाफ होगा। एंटी पैरेलल होता है ना, एक ऊपर एक नीचे, तो इसका एंटी पैरेलल है तो प्लस हाफ और माइनस हाफ 0 हो गया इसका आई। अरे दोनों प्रोटॉन का, एक प्रोटॉन का प्लस हाफ है, एक प्रोटॉन का माइनस हाफ है, तो इसका क्या हो गया, 0 हो गया, और इसका कितना हो गया, 1 हो गया। चमका क्या, इसका कितना हो गया, 1 हो गया, और इसका कितना हो गया, 0 हो गया। क्लियर है। अब सुनना, अब जब इसका ये चीज 1 हो जाती है तो 1 के करेस्पॉन्डिंग आपने ये पढ़ा होगा अपभ्रष्टता की कोटि, ऑर्डर ऑफ डिजेनरेसी। इसका क्या मतलब है, इस चीज को समझना। यहां पर आई का वैल्यू कितना आ गया, 1 प्लस हाफ 1 हो गया, है ना। आई का वैल्यू 1 हो गया, तो ये कितना आया, 1 रखूंगा तो यहाँ पे 2 × 1 + 1 3 हो गया ना। ये 3 क्या सिचुएशन शो करता है, ये 3 ये बोलता है कि इसके इस सिचुएशन में 3 तरंग फलन मिलेंगे, 3 वेव फंक्शन मिलेंगे। तो 3 ही तो मिल रहे थे यहाँ पे ऊपर, ऑर्थो में 3 ही तो मिलते थे। 3 मिलने का मतलब है कि ये 3 टाइप के वेव फंक्शन मिल रहे हैं। इसको बोलते हैं कि इसकी डिजेनरेसी जो अपभ्रष्टता है वो कितनी है, 3 है। डिजेनरेसी कितनी है, 3 है, ये 3 है। और इधर आई का वैल्यू कितना मिल रहा है, 0, क्योंकि प्लस हाफ माइनस हाफ टोटल 0 हो गया। तो इधर 0 मिल रहा है, तो आई का वैल्यू अगर 0 रखता हूं तो ये कितना मिलता है, 1 मिलता है। मतलब एक ही सिचुएशन मिलती है, एक ही तरंग फलन मिलता है। अभी देखा भी था हमने कि एक ही तरंग फलन मिल रहा है। तो इसमें क्या मिलता है, एक ही तरंग फलन मिलता है। इसमें कितने मिलते हैं, 3 तरंग फलन मिलते हैं, पता ना। इसको अपभ्रष्टता भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिजेनरेसी। तो इसकी डिजेनरेसी कितनी है, 3 है, इसकी कितनी है, 1 है। क्लियर है, ये बात समझ में आती है क्या, ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट और दे दिया गया। दूसरी चीज एक और चीज बताता हूं। जैसे वो अभी
मैंने जो आई लिखा है नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण भी बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, ये कितना, अभी 1 बोला ना मैंने, प्लस हाफ 1 हो गया, और इसमें कितना आया था, 0 आया था। तो इसके 1 के करेस्पॉन्डिंग इसमें क्या मिला था, 3 अवस्थाएं मिल रही है, तो इसलिए इसको ट्रिपलेट भी बोलते हैं या त्रिक अवस्था भी बोलते हैं। और इसमें क्या मिल रहा है, केवल एक ही मिल रहा है, सिंगल मिल रहा है, तो सिंगलेट बोलते हैं इसको, एकक अवस्था भी बोलते हैं। तो इस टाइप के काफ़ी सारे पॉइंट्स हम लोग इसमें डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वांटम नंबर जैसे इसमें 1 मिला तो इसमें 1 तो 1 शो कर दिया, इसमें और भी बोल दिया कि इसमें और ओड नंबर मिलते हैं, 1 3 5 मिलेगा, इसमें 0 मिला तो 0 2 4 6 ऐसे, और मतलब इन जनरल हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स हो गए अपने पास में। दूसरी चीज, इसमें 3 सिचुएशन बनती है, तो ये मिलने के चांसेस ज़्यादा है। मतलब आप हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है उसमें 3 तरीके के ये मिलते हैं और एक ये मिलता है, तो इसका जो चांस है, इसका 75% प्रोबेबिलिटी है कि इस 75% ऑर्थो मिलेंगे और 25% कैसे मिलेंगे, पैरा मिलेंगे अपने को। तो ये सारी सिचुएशन बनती है अलग अलग। तो इसका स्टेबिलिटी जो होता है कम होता है, इसका ज़्यादा होता है। कुछ पॉइंट्स और हो जो ध्यान में रखते, 75% वाला ये रहा, ये पॉइंट, ठीक है। और भी अगर ये डेटा के ध्यान रहे तो डेटा का भी आप ध्यान रख सकते हो। बाकी जैसे इसका जो गलनांक है, गलनांक क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर है, इसका लेसर है, ठीक है ना। दूसरी चीज, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है, इसका लेसर है, इसका ग्रेटर है, इसका कम है, इसका ज़्यादा है। तो ये एक एक दो चीज़ और ध्यान में रख सकते हो अगर आप रखना चाहो तो इस टाइप की आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल गई जो आप इस टेबल से आप ध्यान में रख सकते हो। तो मेनली क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा, ऑर्थोपेरा में क्या पढ़ा, ऑर्थोपेरा में क्या स्टडी किया हमने, ऑर्थो और पेरा, ठीक है। ऑर्थो थोड़ा ध्यान रख लो, एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ो, ऐसे अभी पूरा डेप्थ में तो जाएंगे नहीं ना हम लोग। हमको पता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम मिलकर जब मॉलिक्यूल बनाते हैं, जब अणु बनाते हैं, तो इसका प्रोटॉन और इसका प्रोटॉन, इनका स्पिन अलग अलग तरीके से सेट हो सकता है और टोटल 4 तरीके के कॉन्फ़िगरेशन, 4 अभिविन्यास बन सकते हैं। तो उसके हिसाब से 3 अभिविन्यास सम्मित होते हैं, 3 कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिक होते हैं और एक एंटी सिमेट्रिक होता है। तो इसके बेस पे हम लोगों ने उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। 3 जो सिमेट्रिक होते हैं उनको तो हम लोग ऑर्थो बोल रहे हैं, और एक जो एंटी सिमेट्रिक होता है उसको हम पेरा बोल रहे हैं, ठीक है। ये सिमेट्रिक वाले होते हैं, इनका जो स्पिन होता है वो कैसा होता है, पैरेलल होता है। इनका कैसा होता है, एंटी पैरेलल होता है। इनका पैरेलल होता है तो इनका जो आई मिलेगा, चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं इसको, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ये 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया, 1 मिल रहा है। इसका कितना होगा, 1/2 माइनस 1/2 कितना हो गया, 0 हो गया। ये मिल गया, वो टेबल वाली इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया, 3 मिल रहे हैं, इधर 1 मिल रहा है, इधर पैरेलल मिल रहा है, इधर एंटी पैरेलल मिल रहा है। इधर पैरेलल मिल रहा है तो ये I1 हो गया, इधर कितना हो गया, 0 हो गया। I1 हो गया तो इनकी जो अपभ्रष्टता है, डिजेनरेसी, जिसको ऐसे लिखते हैं, तो I का वैल्यू 1 रखूंगा तो इसकी अपभ्रष्टता डिजेनरेसी 3 आ गई, इसका 0 रखूंगा तो इसका 1 आ गया डिजेनरेसी, ठीक है। और भी चीजें बता सकते हो आप, इसमें सम्मित होता है, इसमें एंटी सिमेट्रिक होता है, इसमें सिमेट्रिक, इसमें एंटी सिमेट्रिक। और इसके अलावा इसमें देखो, इसमें 3 सिचुएशन, 3 का मतलब यही हुआ ना, 3 टाइप के वेव फंक्शन मिलेंगे, इसमें 1, तो इसमें 75% चांस इसके होते हैं मिलने के, और इसके 25% इसके होते हैं। मतलब आप 100 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर लेके आते हो, 100 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो उसमें चांस होता है कि 75% ऑर्थो वाले होंगे और 25% पैरा वाले होंगे, ठीक है ना। इस तरीके से फिर इनके क्वथनांक के बारे में, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में मैं एक दो चीजें बता सकते हो। इस तरीके से ऑर्थो और पैरा का इंफॉर्मेशन हो गया। तो जो सम्मित तरंग फलन मिलते हैं सिमेट्रिक, वो ऑर्थो होते हैं, जो एंटी सिमेट्रिक मिलते हैं वो पैरा होते हैं। आपको अगर कंपैरिजन पूछ लिया जाए तो ये टेबल की काफी सारी इंफॉर्मेशन आप बता सकते हो। बाकी ऐसा कि कंपैरिजन नहीं पूछा जाए, इनके ऊपर टिप्पणी पूछ लिया जाए कि इनके ऊपर कुछ कमेंट्स कीजिए, तो आप ये जैसे ऑर्थो के बारे में लिख के ये ऐसी बातें लिख सकते हो, मतलब लाइंस में लिख सकते हो, ऐसे टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। कंपैरिजन किया जाए ना तभी टेबुलर फॉर्म में शो किया करो, ठीक है। बाकी पैरा के लिए अलग से कर सकते हो, तो वो पेज मतलब काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी जाएगी उसमें। ये हो गया ऑर्थो पैरा। अभी मैं कुछ छोटे क्वेश्चंस की, तो ये जो 4th यूनिट है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ सुन लो। ऑर्थो पैरा में इस इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ मैं। यूनिट 4 में ऐसा हुआ इंपॉर्टेंट। यूनिट 4 में एक तो हुआ जैसे ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन है ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन,
ब्लैक बॉडी रेडिएशन में आप जो रेले जीन्स और जो वीन का जो फॉर्मूला है ना, ये प्लांक के फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हो ना, ये वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने शॉर्ट में करवाया तो आप कर सकते हो सारे, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। अब जरूरी नहीं कि मैं जिनको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो वाकई में उसी तरीके से आए, क्योंकि पेपर देखो इस बार थर्ड ईयर के पेपर थोड़े से अनएक्सपेक्टेड वे में गए हैं, तो थोड़ा ज़्यादा फोकस करो, केवल 2 यूनिट पे फोकस मत करना, थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है। बाकी ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो मतलब थ्योरी है, एक्सप्लेनेशन, वो भी पढ़ लेना। इसके अलावा जो फर्मी डिराक है, फर्मी डिराक का फॉर्मूला जो है, फर्मी डिराक वितरण फलन, उसका जो पूरा डेरिवेशन है वो छाप लेना। एक ये ऑर्थोपेरा वाला मुझे लग रहा है कि ये छोटे क्वेश्चंस में आ सकता है, ऑर्थोपेरा वाला। तो ऑर्थोपेरा वाला ये छोटे क्वेश्चंस में, एक छोटे क्वेश्चंस में और मैं अभी करवाने वाला हूँ क्वांटम वाला, क्वांटम सांख्यिकी के अभिग्रहित, क्वांटम के जो पोस्टुलेट्स है ना उसके बारे में बात करूंगा। पोस्टुलेट्स, अभिग्रहित पोस्टुलेट्स, ठीक है। चलिए इसके ऊपर ये सारी चीज़ें कर चुके हैं हम लोग। जिसने नहीं किया पहली बार ये वीडियो देख रहे तो पहले वो वाले वीडियो देख ली जिनमें मैंने ये 2 लेक्चर इसके थर्मो के करवा दिए, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं, किसके, ये पोस्टुलेट छोटे क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। और देखो छोटे क्वेश्चन जो प्रीवियस इसके जो आपके जो सोल्व क्वेश्चन पेपर्स आप रखते हो, उनमें छोटे क्वेश्चन तो किसी भी यूनिट के जो आप यूनिट प्रिपेयर नहीं कर रहे ना उसके भी देख लो, क्योंकि एग्जाम में देखो क्या है कि फिजिक्स में पेपर्स मिक्स को यूनिट मिक्स होके भी आ जाते हैं कई बार, क्योंकि मैथ्स और केमिस्ट्री से थोड़ा सा डिफरेंट होता है इनका पेपर पैटर्न फिजिक्स का, तो उसका थोड़ा सा आप ध्यान में रख के चलो उस चीज़ को। नहीं ये नहीं चाहिए था मुझको क्या चाहिए था, मैं छोटे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, छोटे क्वेश्चंस की बात कर, अरे ये भी नहीं चाहिए मुझे, ये चाहिए शायद। देखिए देखो एक छोटे क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग। एक तो एग्जाम का ध्यान रखना भैया, कोई भी क्वेश्चन है ना छोड़ के मत आना। 1.5 घंटे का टाइम पीरियड बहुत कम टाइम पीरियड होता है और क्वेश्चन बहुत लेंथी भी आए हैं थर्ड ईयर में, तो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि 1.5 घंटे के हिसाब से पेपर पैटर्न उस तरीके से रहेगा। पेपर का पैटर्न तो वो वैसा ही है, बस आपको 50% अटेम्प्ट करना है, तो क्वेश्चन बड़े भी आते हैं तो 1.5 घंटा बहुत कम लगता है, क्योंकि 10-15 मिनट तो आपके जो कॉपी के जो चीज़ें हैं ना वो बेसिक इन्फॉर्मेशन भरने में लग जाता है। हाँ जी, देखो क्वांटम सांख्यिकी के अभिग्रहितों के बारे में बात कर रहा हूँ। अभिग्रहित मतलब पोस्टुलेट्स, क्वांटम मैकेनिक्स के जो पोस्टुलेट्स है ना, पोस्टुलेट्स का क्या मतलब है, देखो सुनो बात को। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटोनियन, क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब चिरसम्मति यांत्रिकी, जिसको न्यूटन का मैकेनिक्स बोलते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम लोग चीज़ों को डील करते हैं तो कैसे, जैसे एक ट्रक जा रहा है तो मैं बात करूंगा कि उसका कुछ वेलोसिटी होगा, उसका कुछ मास होगा, उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको मैं अगर टाइम से डिवाइड कर दूँ तो एक नई चीज़ आ जाएगी वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दूँ एक नई चीज़ आ जाएगा एक्सेलरेशन को अगर मास से मल्टीप्लाई कर दूँ एक नई चीज़ आ जाएगी फोर्स, अगर इस वेलोसिटी को मैं अगर मास से मल्टीप्लाई कर दूँ नई चीज़ आ जाएगी p, अगर इन दोनों को रिलेट करना हो तो F=dp/dt। मतलब अपने को डेली लाइफ में चीज़ों को अगर डील करना है तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स लगा दो, और न्यूटोनियन मैकेनिक्स लगाने के लिए आप इस सारी फॉर्मूलेशन का, जो कि न्यूटन के जो 3 इक्वेशन है और 3 जो लॉ है उनके बेस पर जो चीज़ें होती है उनके बेस पर आप डील कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में पूरा मैथमेटिक्स ही अलग बनाया गया। उन्होंने क्या मैथमेटिक्स बनाया, क्वांटम मैकेनिक्स में जो मैथमेटिक्स बना, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स बोल लो या क्वांटम मैकेनिक्स, उन्होंने एक नया मैथमेटिक्स जनरेट कर दिया। उन्होंने बोला कि देखो आपको कोई भी पार्टिकल, जैसे ट्रक जा रहा है, ट्रक की इंफॉर्मेशन चाहिए। अब ऐसा नहीं कि क्वांटम मैकेनिक्स बड़ी चीज़ों पे लगता नहीं, लगता है, लेकिन बड़ी चीज़ों पे तो क्लासिकल भी लग जाता है, तो हम क्लासिकल से डील कर लेते हैं। जब छोटे पार्टिकल्स की बात आती है वहाँ पे क्लासिकल नहीं लग पाता, तो हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या करते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए,
तो इलेक्ट्रॉन के करेस्पॉन्डिंग एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है जिसको तरंग फलन बोलते हैं, वेव फंक्शन, वो साई। ये साई बता दो, साई अगर आपको पता चल गया तो आप सारी इंफॉर्मेशन बता सकते हो। मतलब किसी पार्टिकल का साई मतलब वेव फंक्शन, तरंग फलन अगर आपने बता दिया तो आप सारी इंफॉर्मेशन बता सकते हो। तो ये तरंग फलन एक तरीके से कैसा है कि आधार कार्ड की तरह है। वेव फंक्शन इज लाइक एन आधार कार्ड, मतलब आपके पास में किसी का आधार कार्ड मिल जाए तो आप उसकी सारा बायोडाटा, आप इन्फॉर्मेशन बता सकते हो। सिमिलर वे में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक वेव फंक्शन अगर आपको मिल गया तो आप क्या कर सकते हो, कोई पार्टिकल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता सकते हो। तो यहाँ पर यही है कि हर एक पार्टिकल के साथ में क्या होता है, तरंग फलन होता है। देखो मैं ये चीजें बोल रहा हूँ, क्वांटम यांत्रिकी में प्रत्येक कण के संगत क्या होता है, तरंग फलन होता है। तरंग के संगत तरंग फलन साई से प्रदर्शित करते हैं, इसको साई से लिखते हैं, और इसे क्वांटम अवस्था भी कहते हैं। इसको वेव स्टेट या स्टेट फंक्शन भी बोलते हैं। ये होता है पार्टिकल का स्टेट भी बोलते हैं इसको। तो ये साई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और साई से हम लोग सारी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। साई के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन है कि साई कैसा कैसा हो सकता है। अब साई कुछ भी नहीं ले सकते, जैसे मैं बोलूँ कि साई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लो आप, तो साई मैथमेटिकल फंक्शन है तो इसकी कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि कुछ कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन है। अब ऐसा क्या है, जैसे तरंग फलन एक एकलमानी होना चाहिए, मतलब सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। तरंग फलन का प्रथम अवकलज भी सतत है, वो एकलमानी होना चाहिए। इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, वेव फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो भी सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और इस टाइप की काफी सारी इनकी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अब किसी पर जैसे मान लो कि एक पार्टिकल जा रहा है, उसका वेव फंक्शन है साई, ठीक है ना, उसका वेव फंक्शन है साई। ये एक्स और टी का मतलब टाइम और पोजीशन का फंक्शन होता है। अब मान लो कि मुझे कोई बंदा इधर से जा रहा है, मतलब पार्टिकल जा रहा है, मुझे यहाँ पर पता करना है कि पार्टिकल के यहाँ पर मिलने के कितने चांस है, तो उसकी प्रायिकता पता करनी है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं हम लोग ऐसे, जैसे उसका वेव फंक्शन है, उसके वेव फंक्शन का कॉन्जुगेट ले लो। कॉन्जुगेट मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, मतलब संयुग्मी, साई स्टार इंटू साई, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो तो मतलब ये ऐसा आएगा, साई स्टार, इसको मोड लिख सकते हो ना, साई स्टार को मल्टीप्लाई करेंगे, साई का मोड हो गया, मोड स्क्वायर। ये चीज जो है ना, ये क्या बताता है, प्रायिकता बताता है, प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी भी पर्टिकुलर जगह पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट एनी पोजीशन एट पर्टिकुलर टाइम टी, ठीक है। ये हो गया। और भी कुछ पॉइंट्स इसके अंदर, ये प्रायिकता होगी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। किसी आपको ये पता करना हो, जैसे एक पार्टिकल जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, आपको इस जगह पे प्रायिकता पता करना हो कि इस जगह पर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि पार्टिकल मुझे यहाँ पे मिल जाए, इसके कितने % चांस है, तो यहाँ पर मिलने के चांसेस तो वो वहां से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अगर मुझे ये पता करना हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इस पॉइंट को x1 बोल लो, इसको कि इस रेंज के अंदर पार्टिकल के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो रेंज के लिए फॉर्मूला आप ऐसे लगाते हो, जैसे ये वाला फॉर्मूला। नीचे तो ऊपर तो रेंज लिख देंगे x1 से x2, और ये अंदर वही साई स्क्वायर इंटू साई इंटू डी एक्स में इंटीग्रेशन कर दिया। और नीचे क्या करना है, नीचे भी इंटीग्रेशन कर रहे हो, लेकिन नीचे लिमिट जो लगा रहे हो ना, -∞ टू +∞, टोटल लिमिट लगाते हो आप, ठीक है। ये चीज हो गई। दूसरी चीज देखो, क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया कि आपके पास में x पता है, आप टाइम से डिवाइड करोगे आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, वेलोसिटी पता है, टाइम से डिवाइड करो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इस तरीके से सिस्टम होता है। आपको एनर्जी पता करनी है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पता करनी है, mv² से मल्टीप्लाई, मतलब ये कैलकुलेट कर लो, तो आपके पास में फॉर्मूले हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में भी इस तरीके से कुछ फॉर्मुलेशन बनाया गया, और उसमें ऐसा बोला गया कि आपको जो भी चीज़ कैलकुलेट करनी है ना, जैसे आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो एनर्जी के लिए आपको एक ऑपरेटर दिया जाएगा, एक संकारक, मतलब एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसको ऑपरेटर या संकारक बोलते हैं, कि आप वो मैथमेटिकल फंक्शन ले जाओ जिसको संकारक बोल रहे हैं, और उसको ले जाके तरंग फलन पे लगा दो। जैसे मैथमेटिकल जो फंक्शन है उसको मैं बोलूँ, जैसे मान लो ए, तो ए मान लो एनर्जी का ऑपरेटर है, तो इसको ले जाके साई के ऊपर अप्लाई कर दो, ऑपरेट करवा दो मतलब, तो यहां से जो मिल जाएगा आपके पास में एनर्जी के साथ में कुछ वेव फंक्शन मिलेगा, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो आपके पास में क्या है, क्वांटम यांत्रिकी में किसी भी राशि का मान ज्ञात करने के लिए क्या होता है, उसके समकक्ष एक संकारक होता है। किसी भी क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए उसके करेस्पॉन्डिंग एक ऑपरेटर होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लिया गया, जैसे विस्थापन कैलकुलेट करना, तो विस्थापन के लिए ऑपरेटर एक्स, और ऑपरेटर के ऊपर कैप लगाते हैं हम लोग जनरली, एक्स कैप। जब मोमेंटम का है, संवेग का है, तो उसको पी कैप ऐसे लिखते हैं। मोमेंटम का ऑपरेटर ऐसे होता है, माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल आर, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, माइनस आयोटा एच कट, इसको डेल लिख दिया, अरे डेल होता है ना, डेल को हम लोग डेल बाई डेल एक्स लिखते हैं ऐसे, आर में है तो आर लिख दिया ऐसे, ठीक है। ऊर्जा का संकारक जो होता है ना, उसको हैमिल्टोनियन बोलते हैं एनर्जी ऑपरेटर को, और एनर्जी ऑपरेटर को हम लोग ऐसे लिखते हैं,
p²/2m प्लस वी आर, ये काइनेटिक एनर्जी को शो करता है, ये पोटेंशियल एनर्जी को शो करता है। p का वैल्यू तो यहाँ से लिखना चाहूँ तो यहाँ से लिख सकता हूँ माइनस आयोटा h कट del/del r, तो इससे ये बन जाता है, ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ से आ जाती है। p का वैल्यू या आप ऐसे लिख दो, p का वैल्यू ये लिखेंगे तो क्या आएगा, आयोटा h या प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर h कट स्क्वायर और डेल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर h कट स्क्वायर डेल स्क्वायर, 2m तो नीचे था ही, अब वो आयोटा स्क्वायर था वो माइनस हो गया और वी आर वैसा का वैसा बच गया। तो इस तरीके से आप चीज़ें ध्यान रख सकते हो, इसमें जरूरी नहीं तीनों एग्जाम्पल ध्यान रखो, एक एग्जाम्पल भी ध्यान रख सकता है, ये एग्जाम्पल है। आगे देखिए, आगे किसी भी चीज़ का हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इस तरीके से एक एवरेज वैल्यू का भी फॉर्मूला होता है कि किसी भी चीज़ का एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोलते हैं, एवरेज वैल्यू को यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोलते हैं, माध्यमान। तो किसी भी चीज़ का माध्यमान कैलकुलेट करना हो, जैसे मान लो आपको ए कोई है सम वेग को बताता है, मान लो मोमेंटम को, तो ए का एवरेज कैलकुलेट करना, तो आप एवरेज कैसे कैलकुलेट करोगे, ऐसे लिखते हैं ए का एवरेज, और नीचे तो देखो इंटीग्रेशन कर दिया साई स्टार का माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और ऊपर क्या कर रहे हैं, आपको एवरेज निकालना ना, तो एवरेज के लिए बताया जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक एवरेज चाहिए आपको, तो आपको मान लो कोई लिमिट दे दी जाएगी, यहाँ से यहाँ तक उसका एवरेज वैल्यू बताइए, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे साई स्टार, बीच में जो चीज़ कैलकुलेट करनी है ना वो लेके आ जाओ, और इधर साई इंटू डी एक्स x1 टू x2, जहाँ से जहाँ तक पता करना है। ये चीज़ें हैं कुछ कैलकुलेट करने की। आगे देखिए, एक लास्ट चीज़ है यहाँ पे शायद, आइगन फंक्शन, आइगन फलन। देखो एक चीज़ होती है, जैसे मान लो कि आपके पास में कोई ऑपरेटर ए, ऑपरेटर मतलब संकारक, मतलब एक मैथमेटिकल फंक्शन है, इसको अगर मैं साई के ऊपर ऑपरेट कराता हूँ, संक्रिया करवाता हूँ, तो क्या मिलता है, जैसे मान लो कोई कांस्टेंट मिल गया और इसके साथ में सेम फंक्शन मिल गया, ये सेम फंक्शन मिल गया और ऑपरेटर ये मिल गया, ठीक है। जैसे मैं मान लो एक एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लो ए है d/dx, संकारक ही तो है, संकारक को ऐसे हो सकता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर हो सकता है, तो ये संकारक है ऐसा d/dx, और वेव फंक्शन जो है साई है, मान लो साई क्या है, e⁻x है, क्या है, e⁻x है, तो साई का लिखा है e⁻x, मतलब ये क्या करेगा, ये क्या देगा यहाँ पे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e⁻x, और यहाँ पे क्या मिला, 1 मिला। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑपरेटर लगाया ए, साई, यहाँ पर ये मिल गया ए, और सेम वेव फंक्शन मिल गया ना, इधर भी वेव फंक्शन ex था, e⁻x था, यहाँ पे भी e⁻x है, मतलब क्या हुआ, एक ऑपरेटर लगाया वेव फंक्शन के साथ में, तो सेम वेव फंक्शन मिला कुछ मल्टीप्लायर के साथ में। तो अगर सेम वेव फंक्शन मिल जाता है कुछ कांस्टेंट के साथ में, तो इसको बोलते हैं आइगन फंक्शन, इसको बोलते हैं आइगन फलन। अगर सेम नहीं मिलता ना, सेम नहीं मिलता तो फिर वो आइगन फंक्शन नहीं होता। जैसे 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 मान लो ऑपरेटर तो आपका सेम था, ऑपरेटर तो ऐसा था, लेकिन आपका मान लो वेव फंक्शन साई e⁻x नहीं हो गया, मान लो ऐसा है x², तो x² है तो x² रखूंगा मैं, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 2x, तो क्या मिला, a का वैल्यू तो स्मॉल a का वैल्यू तो मल्टीप्लायर तो मिल गया 2, लेकिन यहाँ पर वेव फंक्शन यहाँ पे x² था और यहाँ पे क्या मिला x, क्या सेम वेव फंक्शन मिला क्या, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तो सेम मिला था e⁻x, तो ये तो आइगन फंक्शन है, और ये x² जो ना ये आइगन फंक्शन नहीं है, ये आइगन फलन नहीं है, दिस इज नॉट आइगन फंक्शन, राइट। तो आइगन फंक्शन का डेफिनेशन हो गया ये, किसी संकारक को किसी फलन के साथ संक्रिया कराने पर, ऑपरेट कराने पर अगर सेम फंक्शन कुछ मल्टीप्लायर के साथ में, गुणक के साथ में मिल जाता है तो उसको हम आइगन, जैसे यहाँ पे देखो ए साई से ए साई मिल गया, ये आइगन, ये संकारक हो गया, आइगन फंक्शन हो गया, और इसको आइगन मान बोलते हैं, आइगन वैल्यू बोलते हैं इसको, ये जो मिलता है ना कांस्टेंट, इसको आइगन वैल्यू बोलते हैं, राइट। चलिए आगे, जैसे ये एग्जांपल बता रखा मैंने, चलो ये कंप्लीट हो गया अभी आपका, ये छोटा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक न्यूमेरिकल और बता देता हूँ मैं इसमें, एक न्यूमेरिकल और था मेरे माइंड में कि हाँ एक न्यूमेरिकल पे बात करेंगे हम लोग, इसमें किया हुआ है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एक न्यूमेरिकल देख लो, प्रीवियस इसे क्वेश्चन पेपर्स में आया हुआ होगा एक न्यूमेरिकल, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, सुन लो है कि नहीं, इसमें नोट्स में मैंने कर रखा है कि नहीं इन्होंने, देखते हैं, हाँ देखो कर रखा है, सुन लो क्या है। आपको ये पहचानना होता है कि बोसोन पार्टिकल कौन से हैं और फर्मी पार्टिकल कौन से हैं, तो फर्मियोन कौन से है और बोसोन कौन से हैं। तो बोसोन और फर्मियोन में अगर आपको चेक करना हो तो ऐसा है, जैसे मान लो आपको एग्जांपल कैसे देंगे कि अल्फा पार्टिकल, ये 1H2 1H3 लिथियम प्लस हो गया H2, ऐसे दे दिया मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल की फॉर्म में दे रहे हैं एक तरीके से आपको, और आपको इसमें से पूछना जा रहा है कि इसमें कौन सा बोसोन है और कौन सा फर्मियोन है, मतलब कि इसमें बोसोन के टाइप के प्रॉपर्टीज है और किसमें फर्मियोन टाइप के प्रॉपर्टीज है, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, बहुत इजी है, मतलब इससे ज्यादा इजी कुछ हो नहीं सकता। आप क्या करो, आप उसके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कर लो, ऐड कर लो। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सबके नंबर्स को ऐड कर लो। अगर ऐड करने पर अगर सम संख्या आती है, अगर इवन नंबर आता है तो वो बोसोन है। इवन अगर है, सम है, तो कैसा है, वो बोजोन है। और अगर ओड मिल गया आपको, कैसा मिला आपको, ओड मिल गया, इफ यू गेट ओड नंबर, टोटल करने पर अगर आपको ओड मिलता है, विषम मिलता है, तो आपको क्या करना है, वो फर्मी पार्टिकल हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है ऐसा। तो जैसे ये मान लो कि ये क्या है, अल्फा कण है। अल्फा क्या होता है, हीलियम का नाभिक, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। ये हीलियम है 2He4, इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब हीलियम क्या होता है, 2He4 होता है। हीलियम क्या होता है, 2He4 होता है। तो इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। बट हीलियम के पास होते हैं ये तो, लेकिन इसका न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल इसका न्यूक्लियस होता है, मतलब इसने +2 कर दिया। हीलियम, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब +2 हो गया वो। इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मतलब उसके पास में 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो टोटल कितने, 4 है, मतलब बोसोन। इवन आ गया ना, सम आ गया। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई एक एग्जांपल ले लो आप, कोई दूसरा ले लो, यहाँ पर नीचे जैसे किया हुआ है, ये रहा 1H2। तो हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये पता चल गया कि एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। यह हाइड्रोजन 1 पे होता ना, अरे जिसका जितना Z होता है उतना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन होता है, अगर आयन नहीं है तो 1 प्रोटॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है। इसका मतलब एक प्रोटॉन के साथ में इसमें एक न्यूट्रॉन भी है, क्योंकि ये क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का एडिशन ही तो होता है। इसका मतलब एक प्रोटॉन के साथ में एक न्यूट्रॉन भी है, तो इसमें एक न्यूट्रॉन और है। तो एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन, तीन पार्टिकल हो गए। इसका मतलब ये फर्मी है। ये ओड मिल गया ना, विषम मिल गया, ओड है। एक और चेक कर लो, जैसे 1H3 है, इसका मतलब हाइड्रोजन है, तो एक प्रोटॉन होगा एक इलेक्ट्रॉन होगा। बाकी ये 3 है, इसका मतलब ये 3 क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का सम होता है। इसमें प्रोटॉन तो एक है, इसका मतलब न्यूट्रॉन कितने हैं, इसमें 2 है, तो 2 न्यूट्रॉन है, एक ही है, एक ही। टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, मतलब बोसोन हो गया। इस तरीके से आप पता लगा सकते हो इसके सिंपल तरीके से, और भी एग्जाम्पल्स दे रखे। एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है पहले प्रीवियस इसमें। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट नंबर 4 फिनिश हो गया है। ठीक है, और देखो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए वीडियोज़ को, ताकि और भी पब्लिक को फ़ायदा मिले। ठीक है, और आप अपने फीडबैक दे सकते हैं कैसे आपको वीडियोस लग रहे हैं। वी आर पुटिंग आवर एफर्ट्स, और आप भी मेहनत करते रहिए और फीडबैक बताते रहिए मुझे।